स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम भी बताऊंगा आपको अभी। बेसिकली हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो सही चीज़ों का आकलन करेगी, क्योंकि बहुत सारी हम बिजनेस में देखते हैं बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स भी काफ़ी सारी होती हैं। तो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स को अगर हम कैलकुलेशन करते समय या प्रॉफिट निकालते समय या बैलेंस शीट बनाते समय, P&L बनाते समय अगर नहीं रखते हैं तो उस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आ पाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बात करते हैं एडजस्टमेंट। अक्सर देखा होगा एडजस्टमेंट का मतलब होता है आपस में एडजस्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करना। तो एडजस्टमेंट को हम समझने वाले हैं। तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो एडजस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं और एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट है और कैसे कैसे हमें इन्हें एडजस्ट करना आना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी एडजस्टमेंट दे रखी है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, प्रीपेड की बात करते हैं, एक्रूड की बात करते हैं, अनएक्रूड की बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, ड्राइंग्स की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, बात करते हैं हम सैम्पलिंग की, बात करते हैं हम लॉस बाय फायर या लॉस बाय स्टॉलन। ये सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे। बैड डेट्स की भी बात करेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करेंगे और डिस्काउंटिंग ऑन डेटर्स की भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे और कैसे हमें एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय इनका मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहली एडजस्टमेंट की, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग, देना बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अदेय, हिंदी में बोलते हैं। और देना बाकी, यदि हमने किसी व्यक्ति से कोई कार्य करा रहा है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय हमने रखा हुआ है और एम्प्लॉय से हम कोई काम करवा रहे हैं, उसकी सैलरी या उसका जो मजदूरी या वेजेस है वो 500 रुपये है। तो 500 रुपये में से हमने उसे 300 रुपये तो हम दे चुके हैं, लेकिन इस महीने की सैलरी में से 200 रुपये अभी तक नहीं दिए हैं, तो देने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा यहां देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की, सैलरी की, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि उसको 500 रुपये आपको देने हैं और 500 में से आपने सिर्फ उसको दिए कितने अब तक? 300 रुपये दिए हैं। या आपके ट्रायल बैलेंस में आपको मिल जाएंगे 300 रुपये। तो सैलरी में कितने दिए हैं आपने? 300 रुपये दिए हैं उसको। कुल मिला के देने कितने हैं? 500 आपको देने हैं। पे कितने करने हैं? 500। 300 आप दे चुके हैं, 200 अभी और देने हैं आपको। तो 200 को ऐड करेंगे यहां पर और यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। टोटल आउटर कितने आ जाएंगे आपके कॉलम के बाहर? 500। ये जो एडजस्टमेंट मैंने की आउटस्टैंडिंग सैलरी को पार्टिकुलर आइटम में मैंने सैलरी में जोड़ दिया है 200 रुपये। 300 प्लस 200 बराबर 500। ये 200 मैंने यहां पर जोड़ा है। आप ये देखेंगे कि यहां पर जो 200 रुपये मैंने जोड़े हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे, जिस भी पार्टिकुलर आइटम पे देंगे। सैलरी पे दिए तो सैलरी पे जोड़ देंगे, वेजेस पे दिए तो वेजेस पे जोड़ देंगे। तो उसके हिसाब से आप 200 रुपये ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आगे की बात करें हम, तो बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएंगे? आपकी बैलेंस शीट मेंटेन की हुई है आपने, BS। बैलेंस शीट का ये जो साइड है वो लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। इस साइड में ये प्लस हो जाएंगे यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 200 यहां पर शो कर देंगे हम। तो एक तरफ तो हम P&L में 200 रुपये जोड़ देते हैं डेबिट साइड में सैलरी में, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में चले जाते हैं और यहां पर हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 200 रुपये दिखा देते हैं। इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग वाली। ये आप देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद अगले की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं प्रीपेड की। प्रीपेड को कैसे यूज करेंगे? अगर हम प्रीपेड की बात करते हैं
तो प्रीपेड होता क्या है ये तो पता ही होगा आपको। हमने प्रीपेड का रिचार्ज कराते हैं, समय से पहले भुगतान कर देते हैं। अगर हमने टाइम से पहले किसी को पेमेंट कर दिया है और उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कितना यूज़ कर पा रहे हैं और कितना हमारा बैलेंस में है, उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस की बात करते हैं, यहाँ 1000 रुपये का पेमेंट हमने कर दिया है, ये पे कर दिया हमने, और हमने सिर्फ इस वर्ष में जिस डेट पर हम ये बना रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इस डेट पर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमने 600 रुपये का यूज़ किया है। तो आगे वाला जो अमाउंट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर हमें प्रीपेड दे रखा है क्वेश्चन में 600 रुपये का यूज़ किया है, तो आगे की जो अमाउंट 400 रुपये बची हुई है वो हमारे अगले साल में ऐड होगी। तो 600 रुपये का हमने यूज़ किया तो लेस करेंगे यहाँ से 400 रुपये, तो आउटर में कितना आ जाएगा, 600 रुपये यूज़ हो गए और बाकी आगे कितने, अगले साल में कितने चले जाएंगे, 400 रुपये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीपेड INS इंश्योरेंस लिख देंगे यहाँ पर। तो आपने 1000 में से 400 रुपये घटाए और 600 रुपये यहाँ दिखा दिए P&L के आउटर साइड में। इस साल का खर्चा सिर्फ 600 था और हमने दिए कितने थे, 1000। तो जो हमारा आगे अगले साल का खर्चा है वो कितना है, 400 रुपये, वो हमने अगले साल में पहुंचा दिया। फिर बैलेंस शीट की बात करेंगे यहाँ पर, फिर देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट लिखेंगे, यहाँ आप एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आप 400 रुपये यहां मेंशन कर देंगे इस तरीके से। तो आपकी ये एडजस्टमेंट एंट्री पूरी हो जाएगी प्रीपेड की। अगर ये इंश्योरेंस पर दिए तो इंश्योरेंस पे यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट पे दिए तो इंटरेस्ट के यूज़ करेंगे, जिस भी पार्टिकुलर आइटम पर दिए हुए हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 2 जगह मेंशन करनी है, मिनिमम 2 टाइम्स। एक एंट्री आपने यहाँ मैनेज की है और उसी अमाउंट से आपने यहाँ पर मैनेज किया है। तो इस तरीके से आप प्रीपेड की एंट्री कर पाएंगे। बात करते हैं अगली एडजस्टमेंट की। स्टूडेंट्स अगली एडजस्टमेंट की बात करने वाले हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। एक्रूड क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम की बात करते हैं तो P&L की क्रेडिट साइड में, P&L की क्रेडिट साइड यानी इस वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्रूड इनकम मान लीजिए कमीशन पर दी हुई है 1000 रुपये, यहां अमाउंट दी हुई है और 500 रुपये एक्रूड इनकम है। कितना? 500 रुपये। हमने किसी को पढ़ा दिया और हमें कमीशन मिला, या हमने माल बिकवा दिया है, कमीशन मिला। 1000 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं, 500 और मिलने बाकी है। तो जितने मिलने बाकी हैं उतने हमारे एक्रूड हो जाएंगे। आज कल परसों कभी तो मिलेंगे वो पैसे, जब भी मिलेंगे वो एक्रूड रहेंगे। तो एक्रूड रहेंगे, एक्रूड यहाँ पर लिखकर 500 ऐड कर देंगे और आउटर में हमारी जो अमाउंट आएगी वो 1500 आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्रेडिट साइड में मेंशन कर लिया। बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, आपको एक्रूड इनकम दिखानी है, एसेट साइड में जाएंगे और यहां एक्रूड इनकम के नाम से आप शो कर देंगे 500। अमाउंट स्टूडेंट्स ये वाली रखनी है, जितनी एक्रूड इनकम है, जितना मिलना बाकी है। कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं है, तो मिलेगा कब, इसीलिए हम उसको मेंशन कर देंगे एक्रूड के नाम से। इसी केस में एक और चीज बता दो, अगर यहां पे अनएक्रूड होती कि मिल गया है मगर कमाया नहीं है, मान लो कि ट्यूशन की फीस आपने पे कर दी लेकिन आपको अभी तक टीचर ने आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं की, आपको पढ़ाया नहीं है, तो वाकई आपकी जो इनकम है वो अनएक्रूड इनकम है। टीचर की जो इनकम है वो अनएक्रूड है क्योंकि उसने सर्विस नहीं दी है। तो उस बीच में ये एक्रूड के स्थान पर इसी एग्जांपल में आप रखेंगे तो अनएक्रूड का केस होगा। तो यहां पर
ये प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी अनएक्रूड करके। और स्टूडेंट इसके स्थान पर यहां नहीं करेंगे, इस तरफ लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड में अनएक्रूड इनकम 500। इस तरीके से आप अनएक्रूड को भी निकाल लेंगे। एक और एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी है। आगे की एडजस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। आगे की एक और एडजस्टमेंट देखते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है तो बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल दिखाते हैं, तो कैपिटल की अमाउंट आप यहां मेंशन करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगी। एग्जांपल के लिए मैं 1 लाख रुपए यहां रख लेता हूं ताकि आपको पता चलता रहे। इंटरेस्ट जो भी चार्ज हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 5% तो 5%, 8% तो 8%, जो भी परसेंटेज है वो देख लेंगे। यहां पर मैंने 5% कैलकुलेट किया तो 5,000 रुपये हो जाएगा। टोटल आप कर लेंगे तो यहां टोटल आ जाएगा 1,05,000। ये अमाउंट आपकी हो जाएगी। ये कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी जगह P&L की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज, यहां मेंशन कर देंगे। कैपिटल में तो 5,000 जोड़ा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और P&L की डेबिट साइड में, यहां पर डेबिट साइड में आप मेंशन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। एक ड्राइंग वाला भी देख लेते हैं यहीं पर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मान लीजिए क्या है, ड्राइंग्स दिया हुआ है आपको, ड्राइंग्स दिया हुआ है। मालिक ने जो भी पैसे निकाले हैं, जितना भी आपने खर्चा किया है मालिक ने, वो पैसे निकाले हैं, उसकी अमाउंट जो भी मान लो दे रखी है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, उस पर इंटरेस्ट लगाया गया है क्योंकि मालिक ने जो पैसा लिया है उस पर चार्ज लगा हुआ है, इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो इंटरेस्ट उस अमाउंट में तो जोड़ दिया जाएगा, ड्राइंग्स में जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जोड़ देंगे। मान लीजिए कि ये 4,000 रुपये था, तो इस अमाउंट में जोड़ लिया। ये टोटल जो अमाउंट बैठेगी 50 और 4 54,000 रुपये, 54,000 ये बैठेगी। तो 4,000 इसमें जोड़ लिया है। जब कैपिटल में से लेस करेंगे तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, ये इसको लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ड्राइंग्स में वो पार्टिकुलर अमाउंट आप इंटरेस्ट की जोड़ लेंगे, और दूसरी जगह फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉफिट है, तो इसको क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से मेंशन कर देंगे। यहां पर 4,000 थी अमाउंट, मैंने मेंशन कर दी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में जुड़ेगा। कैपिटल वाला जो होगा वो फर्म के लिए खर्चा है, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा डेबिट साइड में, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए फायदा है, प्रॉफिट है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। यहां पर देखते हैं अगली एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, बात करते हैं बैड डेट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स होते हैं डेब्टर्स पर। डेब्टर्स की अमाउंट मान लीजिए 50,000 दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ये आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड है। बीएस का कौन सा साइड है? एसेट साइड। इस साइड में हम मेंशन कर रहे हैं 50,000 अमाउंट दी हुई है, और 50,000 अमाउंट के बाद लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में बैड डेट्स। बैड डेट्स, अगर मान लीजिए बैड डेट्स दिया हुआ है 10,000 रुपए। बैड डेट्स होता क्या है स्टूडेंट्स? जो पैसा हम अपने
पार्टिकुलर डेटर्स से लेना चाहते हैं। अब डेटर्स कौन होते हैं? जब हम माल बेचते हैं तो किसी से हमें पेमेंट मिलनी होती है। कई बार माल कैश बेचा जाता है और कई बार उधार। जब क्रेडिट पे माल बेचा जाता है और उन लोगों से जो पैसा लेना होता है, उन लोगों से जो पैसा हमें लेना होता है, उस पैसे में से जो भी पैसा हमें नहीं मिल पाता, डूब जाता है वो पैसा, वो बैड डेट्स कहलाता है। तो यहां पर हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी? 40,000। एक और की बात करते हैं, ये बैड डेट्स आपने कर लिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फॉर बैड डेट्स, यहां पर आपको क्वेश्चन में या तो अमाउंट देंगे, मान लीजिए अमाउंट दे रखी है तो 4,000 दे रखी है, नहीं देंगे तो परसेंटेज देंगे, तो रिमेनिंग पे परसेंट निकलेगा। इस अमाउंट पे परसेंट निकालना है आपको। यहां मेंशन कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे, 36,000 आ जाएगा। फिर आपको सबसे पहले बैड डेट्स दे दिया, आपने वो घटा दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची, इस पे या तो परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो परसेंटेज गिवन होगा, या फिर डायरेक्ट अमाउंट देंगे। मैंने अमाउंट ले लिए, जो भी रिमेनिंग बचेगा उस पर निकालेंगे आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दो 2%, 5%, 20%, जो भी दे रखा है, जितना परसेंट दे रखा है, इस अमाउंट पे आप फॉलो कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं 10% हम रख लेते हैं तो यहाँ 3600 रुपये हो जाएगा। और अगर हम 36,000 में से 3600 रुपये घटा देते हैं तो हम बात करते हैं 32,400 की। ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा जिस पर हम काम करेंगे। ये हमारा मेंशन होगा एसेट साइड के लास्ट में 32,400। मैंने 3 एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में बता दी। बैड डेट्स जो भी अमाउंट दे रखा है वो लेस करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आएगी। रिमेनिंग अमाउंट का या तो परसेंटेज देंगे क्वेश्चन में, या फिर आपको डायरेक्ट अमाउंट दे रखी होगी तो वो लेस कर देंगे आप निकाल कर। उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा, नेक्स्ट में जो भी आपका रिमेनिंग बचेगा, पहला रिमेनिंग ये था और दूसरा वाला ये रिमेनिंग है, ये बचेगा। इस पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक और एडजस्टमेंट होगी, वो भी रिमेनिंग बचेगा। अगर आप परसेंट में देते हैं तो परसेंट में, और क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट आपको अमाउंट दे रखी तो अमाउंट फॉलो कर लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में अमाउंट भी दे सकते हैं। तो आप वहां पर निकाल के लास्ट फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैंने किया। इसका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा वो देख लेते हैं। बात करते हैं P&L अकाउंट की। और P&L अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक तो डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो P&L अकाउंट में यहां पर मेंशन कर देंगे 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स की अमाउंट 10,000 थी, यहां पर ये मेंशन कर दी मैंने। उसके बाद प्रोविजन की अमाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट यहां पर दी हुई है 4,000, ये मेंशन कर दी। और फिर लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स की अमाउंट 3,600 रुपये दी हुई है। हमने हर एडजस्टमेंट का लेखा कम से कम 2 बार करना ही करना होता है, क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं हम उनको। तो यहां पर हमने 10,000 ये मेंशन किया हुआ है, सिमिलरली 10,000 यहां मेंशन कर दिया है। फिर हमने 4,000 यहां पर ये एडजस्टमेंट करा है, यहां पर भी ये सेम एडजस्टमेंट कर दिया है, और 3600 का एडजस्टमेंट यहां हुआ है तो ये भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री खत्म हो जाएगी। आगे की एडजस्टमेंट की बात करते हैं, देखते हैं एक बार फिर से बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की वैल्यू, यानी किसी भी एसेट्स की वैल्यू यूज़ करने के बाद या यूज़ ना करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आना ही डेप्रिसिएशन यानी ह्रास हिंदी में कहा जाता है। इसका एडजस्टमेंट हम एक बार बोर्ड पर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड बात करते हैं, एसेट्स की। एसेट्स यहां दिया हुआ है, मान लीजिए बिल्डिंग लिखा है यहां, बिल्डिंग अमाउंट मान लीजिए 2 लाख रुपए दे रखी है। इसकी वैल्यू यूज करने की वजह से, यूज ना करने की वजह से,
कम हुई है, वो कम हुई है मान लीजिए इसका 20%, तो यहां आपको क्वेश्चन में आप लिख लेंगे 20% ऑफ डेप्रिसिएशन, वो 40,000 निकल कर आएगा। इसमें से लेस करेंगे अमाउंट तो 1,60,000 आपकी अमाउंट मेंशन हो जाएगी एसेट्स में। जो नुकसान हुआ, जो लेस आपने किया 40,000, ये आपका डेप्रिसिएशन था। इसी डेप्रिसिएशन को जब हम P&L अकाउंट में मेंशन करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू डेप लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। यहां पर बिल्डिंग के अलावा मशीन भी हो सकती थी स्टूडेंट्स, मशीन के अलावा फर्नीचर भी हो सकता था, तो जिसका भी डेप्रिसिएशन होगा वो इसमें लिख लेंगे। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का लिख लेते हैं, बिल्डिंग का जो भी अमाउंट होगा, यहां 40,000 था, मेंशन कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में फर्नीचर होता, मशीनरी होती, टूल्स होते, कार होती, तो उन सब का यहां पर डेप्रिसिएशन लिखकर आउटर दिखा लेते। तो यहां पर तो स्टूडेंट सिर्फ बिल्डिंग थी, तो मैंने 40,000 यहां मेंशन कर दिया है। तो दोनों का इफेक्ट एक जगह बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहेगा, दूसरी जगह P&L अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन होगा। इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट वाली स्टेप बताने वाला हूं, उसको देखते हैं एक बार। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं लास्ट एडजस्टमेंट की। या तो वो लॉस होता है आपका स्टोलन की वजह से, माल के चोरी होने की वजह से, या फिर सैंपल में माल दे दिया है या दान में माल दे दिया है आपने। तो अगर ऐसा होता है बिजनेस में, तो आप माल को घटाएंगे, उस माल की वैल्यू को घटाएंगे, या लॉस बाय फायर होता है। तो कैसे घटाएंगे वो देख लेते हैं। यहां पर आपका गुड्स दिया हुआ है परचेज, उसकी एक अमाउंट दे रखी है, जो भी अमाउंट है, लेस यहां से करेंगे। ये जो साइड है स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रेडिंग की साइड है, डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं। परचेज में तो गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो उसकी अमाउंट यहां से लेस कर लेंगे। अगर मान लीजिए लॉस बाय फायर हुआ है, तो उसकी अमाउंट यहां से लेस कर लेंगे, इस टोटल परचेज में से लेस करेंगे। और सैंपलिंग में कोई माल दिया हुआ है, गुड्स गिवन इन सैंपल, तो उसकी भी अमाउंट यहां से लेस कर लेंगे। ये सारी अमाउंटें आप लेस कर लेंगे, यानी गुड्स इन चैरिटी दिया है तो वो लेस कर लेंगे, लॉस बाय फायर हुआ है तो वो लेस कर लेंगे, अगर स्टोलन भी दे रखा होता तो वो भी लेस कर सकते थे, और अगर गुड्स इन चैरिटी दिया हुआ है या सैंपलिंग दिया हुआ तो उसको भी लेस कर लेंगे। इनका इफेक्ट देख लेते हैं। अगर ये सारे लॉस हो चुके हैं तो डायरेक्ट ये P&L में जाएंगे आप, और P&L की डेबिट साइड में लॉस बाय फायर लिख देंगे, गुड्स गिवन इन चैरिटी लिख देंगे, चैरिटी दान में दिया, आप मेंशन कर देंगे अमाउंट। और अगर सैंपल में दिया है तो यहां टू गुड्स गिवन इन सैंपल, सैंपल में मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आप यहां पर लेस करेंगे परचेज में से, और दूसरी जगह आप यहां पर मेंशन कर देंगे P&L की डेबिट साइड में। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार होता क्या है कि हमने माल का इंश्योरेंस करा रखा होता है, और माल का इंश्योरेंस है तो जितना अमाउंट आपने माल फायर में दिखा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अगर हमें मिल जाता है क्लेम के रूप में, तो जितना क्लेम के रूप में मिलता है वो हमारा बैलेंस शीट के, मैं फिर से बता रहा हूं, BS की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूं तो बैलेंस शीट के एसेट्स में, यहां BS की बात करता हूं, एक यहां पर बना लेता हूं BS, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लेम के नाम से इंश्योरेंस क्लेम के नाम से मेंशन हो जाएगी वो अमाउंट रिमेनिंग। दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो यहां P&L में मेंशन कर देंगे आप। इस तरीके से मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट करना बताया स्टूडेंट्स।
जो एडजस्टमेंट थी इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे। एक बार टेलीग्राम को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें उसे। स्टूडेंट्स, सारी एडजस्टमेंट को डिस्क्रिप्शन में आप समझ सकते हैं किस तरीके से इनके पीडीएफ वगैरह आपको जो मिलने होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो नोट्स को वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ें ताकि आप परीक्षा में इनको प्रॉपर एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर लिख पाएँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।